सभी, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप ऑन ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज की हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करने वाले हैं हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट्स। तो चलिए हमारे इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि आखिर इस समय पर मुगल डायनेस्टी ने किस तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल को स्टैब्लिश किया हुआ है। तो भाई आज की हमारी की बात करें तो भाई 16-17 सेंचुरी में इंडिया में रूल कर रही थी मुगल डायनेस्टी, और इस समय की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन का 85% हिस्सा जो है वो यहाँ पर रूरल एरियाज में रिसाइड कर रहा है। यहाँ पर पीजेंट्स और लैंडेड एलिट्स दोनों तरीके के लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, और इस प्रोडक्शन से जो भी शेयर निकलता है जिसे तीनों लोग शेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो पीजेंट हो, जमींदार हो या फिर स्टेट हो, तो हर कोई जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है दैट इज द मेन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है जी। अब अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईने अकबरी की, जो कि एक स्टेट रिसोर्स है हमारे पास, जो कि मुगल एम्पायर के अबुल फजल ने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो कि रीजनल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के रीजन से प्रोड्यूस हुए हैं। और उसके बाद आती है बात ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स की, जो हमें यहाँ पर और एक नया पर्सपेक्टिव जो है समाज की, सोसाइटी के बारे में बताएगा। ठीक है जी। चलिए अब बात करी जाए पीजेंट्स की, तो इस समय की अगर हम बात करें तो जो सोसाइटी है उसका मेन यूनिट क्या होगा, वो होगा एग्रीकल्चर सोसाइटी का बेसिक यूनिट होगा विलेज, क्योंकि विलेज के अराउंड ही सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो किसान है उन किसानों को क्या कहा जा रहा है, उन्हें रैयत कहा जा रहा है, मुआजरिन कहा जा रहा है, उन्हें आसामी कहा जा रहा है। और इस समय पर किसान जो है वो दो तरीके के हैं। वो किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीनें हैं, जो एक ही गाँव में रह रहे हैं बहुत लंबे समय तक, दे आर दी रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज, उन्हें कहा जाएगा खुदकाश। और वो किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं है और इस कारण से वो दूसरे की जमीनों पे जब वो खेती कर रहे हैं, तो ऐसे किसानों को कहा जा रहा है पाहीकाश। ठीक है। सो दीज आर दी नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स, जिन्हें जमीनों के कारण, खेती के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करना पड़ता था अक्सर। ठीक है जी। और अब अगर हम बात करें तो भाई ये जो पीजेंट्स है ना, ये पाहीकाश क्यों बन रहे हैं, तो भाई कोई दो मजबूरियां हैं इनकी। ये क्या तो क्या हो सकता है कि भाई आउट ऑफ कंपल्शन, या फिर क्योंकि जमीनें नहीं है, या जमीन अगर है तो उसमें इतना अच्छा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इस कारण से बेटर वेज रेट मिलने के कारण ये अपने चॉइस में यहाँ पर पाहीकाश बनते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं कि उस समय पर जब पूरी की पूरी सोसाइटी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस एग्रीकल्चर के लिए कौन सी इरिगेशन और कौन सी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर का एक्सपांशन यहाँ पर बहुत रैपिड तरीके से हो रहा है, क्योंकि ढेर सारा लैंड यहाँ पर अवेलेबल है, लेबर अच्छा खासा अवेलेबल है, और साथ ही साथ पीजेंट जो है वो फर्टाइल जमीन के नीड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है, दे आर रेडी टू मूव। ठीक है जी। अब बात करी जाए इरिगेशन की, ठीक, तो वैसे तो अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो इरिगेशन है वो किससे हो रहा है, वो नेचुरल इरिगेशन यानी कि मानसून से हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी है, जैसे कि कैनाल, जो कि शाह नहर पंजाब में देखा गया, और पर्शियन व्हील, जिसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमने इस चैप्टर में देखा हुआ है। ठीक है जी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की, तो वुडन प्लो की जगह अब भाई आयरन टिप प्लो का यूज किया जा रहा है ना। आयरन टिप होगा प्लो में, और पीछे का जो हैंडल होगा वो वुड का बना होगा। साथ ही साथ होइंग और वीडिंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर दो सीजनल साइकिल आप देखेंगे, एक खरीफ है, एक रबी, और जहां पर अच्छी वाटर की अवेलेबिलिटी हो वहां पर ज़ैद क्रॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी। अब अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो ज्यादातर जो आप बोल देंगे कि जो इंक्लिनेशन है वो फूड क्रॉप्स की तरफ है, तो यहाँ पर आपको राइस मिल जाएगा, वीट मिल जाएगा, मिलेट्स मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी सीजनल मानसून, है ना, कि भाई मानसून किस तरीके से है, कहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉप्स का डिसाइडमेंट यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बावजूद फूड क्रॉप्स के साथ साथ कुछ कैश क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिन्हें जिनसे कामिल कहा जा रहा है। सो दीज कैश क्रॉप्स सच एज दी कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन जो है वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस करी जा रही हैं। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं विलेज कम्युनिटी के बारे में, विलेज सोसाइटी के बारे में। ठीक, तो जब विलेज में लोग रह रहे हैं, विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एग्रीकल्चर, तो उस विलेज को चलाने के लिए एक काउंसिल है जिसे कहा जा रहा है पंचायत। ठीक है जी। अब इस पंचायत को क्या कहा जा रहा है कि दिस इज द असेंबली ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हेटेरोजेनियस पीपल। ठीक है, एक असेंबली जिसमें गांव के कई सारे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और वो यहाँ पर कलेक्टिव तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। इस कारण से इसे ओलिगार्की भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप इसे बोल सकते हैं। अब इस पंचायत का एक हेड होता है जिसे यहाँ पर मुकद्दम कहा जाएगा, मंडल कहा जाएगा। ठीक, और कुछ इस तरीके से समाज का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर विलेज हेडमैन होते हैं, फिर एक काउंसिल होगी जिसे पंचायत हम कह रहे हैं, और लास्ट में पूरी पॉपुलेशन यानी कि जिसे हम पीजेंट्स कह रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करी जाए कि भाई पंचायत आखिर कर क्या रही, तो पंचायत के
कई सारे फंक्शंस है, जैसे कि द प्रिपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट्स, वेलफेयर मेजर्स लेना लोगों के लिए, ठीक है, जो नेचुरल कैलामिटीज अगर इन केस में हो जाती तो वहां पर अरेंजमेंट्स करना लोगों के लिए, कास्ट बाउंड्रीज को मेंटेन करना, और अगर कोई किसी तरीके के काम को गलत कर रहा है तो उसके लिए फाइन लेना और उन्हें पनिशमेंट्स देना, ठीक है जी। तो ये तो बात हुई एग्रीकल्चरल सोसाइटी की, यानी कि पीजेंट्स वर्ग की। अब इसके साथ साथ गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आर्टिजनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द पीजेंट्स एंड द आर्टिजन, ये कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है, बेसिस ऑन द नीड, ठीक है, कि भाई अगर कोई आप बोले कि एग्रीकल्चर सीजन में अगर सीजनल लल है तो उस समय पर जो आर्टिजन्स है वो पीजेंट्स एक्टिविटीज में आ जाते हैं, या फिर जो पीजेंट है वो आर्टिजन का काम यहाँ पर करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब जिसकी वजह से अगर हम देखें तो अगर समाज की बात करी जाए तो कई सारी कास्ट इनइक्वालिटी भी इन रूरल सोसाइटीज में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सर्टन कास्ट ग्रुप्स जो है, जैसे अगर हम बात करें हलाल खोलन की मलाजादा जो है, तो उन्हें यहाँ पर मीनियल टास्क जो है वो असाइन किया जा रहा है। और उसके बाद बात करी जाए कि हर कास्ट के ऊपर उसकी एक जाति पंचायत होगी जो कि इंश्योर करेगी कि उस कास्ट से रिलेटेड हर एक नॉर्म को फॉलो किया जाए, जैसे कि मैरिज हो गया, ठीक है, उसके बाद लैंड प्रॉपर्टी का क्लेम हो गया, ये सभी चीजों को देखना उस जाति पंचायत का काम होगा, उस कास्ट पंचायत का काम होगा। अब बात करी जाए कि भाई अगर आर्टिजन्स हैं तो आर्टिजन्स को जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, तो या तो गांव की तरफ से कलेक्टिवली उन्हें जमीन दे दी जाती थी, या फिर एक जजमानी सिस्टम है जहां पर आर्टिजन जो है वो अपने इंडिविजुअल ओनर के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करेंगे, जहां पर उन्हें डेली अलाउंसेस या फिर डाइट मनी के फॉर्म में पेमेंट मिल जाया करता है, ठीक है जी। चलिए जी, अब बात करते हैं द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी की। भाई ये जो हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है इसमें फीमेल का क्या रोल है। सो दे पार्टिसिपेट इन दी फार्मिंग इन आर्टिजनल बोथ द टास्क्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई जो महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर ऐसा चाइल्ड बियरर कंसिडर किया जा रहा है कि महिलाएं जो बच्चे प्रोड्यूस करेंगी वही आगे जाकर एग्रीकल्चर लेबर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है जी। जिसके कारण क्या देखा गया कि महिलाओं की हेल्थ के ऊपर काफी डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है, हाई मोर्टेलिटी रेट उनमें देखा जा रहा है, मेल न्यूट्रिशन, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी और डेथ जो हो रहा है उनका चाइल्ड बर्थ के दौरान हो जाता है। अब जिसके कारण क्या होगा कि जब समाज में महिलाओं की शॉर्टेज होगी तो कुछ नए प्रिंसिपल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई अब धीरे धीरे ब्राइड प्राइस लोग यहां पर पे करना शुरू कर रहे हैं, रीमैरिज यहां पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों कस्टम जो है वो आपको लोअर कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अपर क्लासेस की तो वहां पर महिलाएं अभी भी अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ देयर मेल मेंबर्स हैं। और अगर हम लैंडेड जेंट्री की बात करें तो वहां पर महिलाओं के पास अभी भी ये राइट है कि वो अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं यहां पर होल्ड कर सकती हैं, ठीक है जी, जो कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी के अलावा जो एक और सोसाइटी यहाँ पर रह रही है जो कि जंगलों में रह रही है, यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो उनकी क्या कहानी होगी, ठीक है जी। तो बात करें तो 40% ऑफ लैंड जो है वो इस समय पर फॉरेस्ट के अंडर में है। अब जो लैंड है वो दो तरीके के है भैया, या तो ये आपका डेंस फॉरेस्ट हो गया जिसे जंगल कहा जा रहा है, या फिर स्क्रब लैंड होगा जिसे खरबंदी कहा जा रहा है। और इन जंगलों में रहने वाले लोगों को यहाँ पर हम जंगली कह रहे हैं, ठीक है जी। अब इन जंगली लोगों का, इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो रॉयल सोसाइटी है, जो सेटल सोसाइटी है, उसके साथ किस तरीके का वे ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो 5 अलग अलग वेज हैं। अगर हम बात करें रॉयल सोसाइटी के साथ तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो उन्हें पेशकश प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें एलिफेंट की तो इन जंगलों से जो एलिफेंट है वो यहाँ पर रॉयल आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजे जाते हैं। उसके बाद बात करी जाए तो भाई एक ट्रेड सिस्टम, एक बार्टर सिस्टम दोनों कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिल रहा है। तो जो अलग अलग फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि हनी हो गया, बी वैक्स हो गया, गम्स हो गया, है ना, इन सभी को क्या किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर सोशल चेंजेस की बात करें तो जब ये फॉरेस्ट सोसाइटी इन सेटल सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर ये देखा गया कि अब इन फॉरेस्ट सोसाइटी के बीच में भी कहीं ना कहीं हायरार्की डेवलप होनी शुरू हुई और एक चीफ जो है वो अब इन सभी सोसाइटीज को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रूरल सोसाइटी में जमींदार थे जो कि उस पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे, वैसे ही इस फॉरेस्ट सोसाइटी में अब जो चीफटेंस होंगे वो भी इन ट्राइबल ग्रुप को कंट्रोल करने वाले हैं। देन बात करी जाए रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी की तो आगे जाकर यही चीफटेंस जो है वो अपनी आर्मी बनाते हैं, जिसका एग्जांपल हमने देखा हुआ है सिंध के रीजन में, असम के रीजन में, ठीक है, जहां पर 6000-7000 कैवलरी के साथ, है ना, यहां पर उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी जो है वो बनाई रखी हुई। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिलीजन की, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, तो यहां पर कई सारे सूफी सेंट जो हैं वो इन फॉरेस्ट सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं और अपना जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं इस रीजन में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हुई है फॉरेस्ट सोसाइटी की। अब आगे बात करते हैं लैंडेड सोसाइटी में जो जमींदार रह रहे हैं उनकी, ठीक है।
तो जमींदार कौन हुए बेटा? जमींदार आर दी लैंडेड प्रॉपर्टियर्स जिनके पास सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके के प्रिविलेजेस हैं। अब ये कैसे आए? क्योंकि भाई समाज में अमीर है ना, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि भाई जिसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई होगा ऑटोमेटिकली उसका सोशल स्टेटस भी हाई हो जाएगा। तो ये जमींदारों की अगर हम बात करें तो इनका वो फैक्टर जिसकी वजह से इनका एलिवेटेड स्टेटस है, तो पहली चीज तो क्या कि भाई अपर कास्ट को जनरली बिलोंग कर रहे हैं, ये ब्राह्मण या क्षत्रिय ग्रुप को ये बिलोंग कर रहे हैं, या फिर अगर हम जो इकोनॉमिक स्टेटस जिसकी वजह से इनका स्टेटस हाई है वो क्या है कि स्टेट को खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर्विसेज क्या है भैया? सर्विसेज ये है कि स्टेट के बिहाफ पर इस रॉयल सोसाइटी में टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब क्या सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही इनका काम है? नहीं, इनके पास अपनी खुद की मिल्कियत होती है, यानी कि खुद का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जिसके ऊपर ये लैंडेड, आप बोल सकते हो कि जो रेंटेड लेबरर्स हैं उनसे यहाँ पर वो काम करवाते हैं। ठीक है, सो दे कल्टीवेट दिस फॉर देयर प्राइवेट यूज, जिसको वो हायर्ड लेबर की मदद से यहाँ पर कल्टीवेट करवा रहे हैं। अब क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, तो चाहे वो इसे बेचे, खरीदे, डोनेट करें, कोई भी हर चीज में इनका खुद का विल होगा। क्या फंक्शन होंगे जमींदार में, और इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो पहली चीज तो क्या है कि भाई स्टेट की तरफ से इन्हें राइट मिला हुआ है ताकि वो इस रीजन से रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। इनके पास अपना खुद का मिलिट्री रिसोर्स होता है, खुद की मिलिशिया होती है, जिससे वो अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ सेटल मतलब कल्टिवेटर्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना, मीन्स ऑफ कल्टिवेशन देना, कैश लोन प्रोवाइड करना, मार्केट स्टैब्लिश करना, और बदले में यही कल्टिवेटर्स जो है वो यहाँ पर इन जमींदार को एज अ फादर फिगर यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं, और एक पेटलिज्म की भावना जो है वो कहीं ना कहीं रॉयल सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को किस तरीके से फ्रेम किया गया था। ठीक है जी, तो जब इतना बड़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कई सारे ऑफिशियल्स को यहाँ पर बनाने होंगे, रिक्रूट करने होंगे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करी जाए तो भाई दिस इज द मेन इकोनॉमिक मेनस्टे ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो लैंड रेवेन्यू से ही आ रहे हैं। अब इसे कलेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाएगा जिसमें सबसे ऊपर एक मिनिस्टर है ना, दीवान जिसे कहा जा रहा है कि भाई जो अकबर के ब्यूरोक्रेसी होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसमें एक पोजीशन दीवान को दी गई जो सारे फिजिकल सिस्टम को यहाँ पर मेंटेन करेंगे। अब लोकल लेवल पर करेक्ट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिशियल्स होंगे और रिकॉर्ड कीपर्स होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए उन्हें मनसबदारी सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है। अब इस मनसबदारी सिस्टम में जो मनसबदार है उनके पास मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक दोनों पावर्स होंगे, है ना। उन्हें एक पार्ट ऑफ लैंड दे दिया जाएगा और उस लैंड का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो होगा वो इनके पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखा गया कि भाई मनसबदार जो है उन्हें या तो दो तरीके से पेमेंट हो सकता है कि या तो उन्हें कैश पेमेंट होगा या फिर उन्हें क्या दे दिया जाता है, उन्हें जागीर दे जाती है, टेरिटरी दे दी गई और उस टेरिटरी से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना उनका काम होगा। उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रख लेंगे जो कि उनका पर्सनल यूज होगा और बाकी का उन्हें स्टेट को यहाँ पर देना होगा। ठीक है जी। अब अकबर या जो आप बोल लीजिए एक तरीके से जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखेगा, तो उनके पास ये पावर होगा कि वो उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी उनकी नीड हो। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो लैंड रेवेन्यू जो है उसे दो तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। पहला जिसे यहाँ पर असेस्ड किया जाएगा, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू असेस किया जा रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, जमा कहा जा रहा है। और वो लैंड रेवेन्यू जो कि एक्चुअली कलेक्ट किया गया है, जो एक्चुअल कलेक्शन है, उसे क्या कहा जाएगा बेटा, उसे यहाँ पर हासिल कहा जाएगा। ठीक है जी। अब ऑन दी बेसिस ऑफ फर्टिलिटी लैंड को भी चार तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो वो लैंड जो हर साल कल्टीवेट किया जा रहा है उसे कहा जा रहा है पोलाज, जो कि अल्टरनेट ईयर में यहाँ पर कल्टीवेट किया जा रहा है उसे कहा जा रहा है परौती, जो कि 3 से 4 साल में कल्टीवेट किया जाएगा उसे कहा जाएगा चाचर, और जो आप बोल सकते हो 5 या 5 से ज्यादा साल तक जिसे वेकेंट छोड़ दिया जा रहा है, अनफर्टाइल छोड़ दिया जा रहा है, उसे यहाँ पर बंजर कहा जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ इस समय पर ट्रेड भी अच्छा खासा हो रहा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया से जो सिल्वर के कॉइन्स है वो यहाँ पर इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ह्यूज अमाउंट में सिल्वर बुलियन जो है वो इंडिया की तरफ आता है। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट हो गया, हमारा टेक्सटाइल हो गए, हमारे स्पाइसेस हो गए, ये पूरे दुनिया से अलग अलग एम्पायर जो है वो इंडिया से खरीद रहे हैं, और जिसके कारण इंडिया में अच्छा खासा सिल्वर होता है, जिसके कारण आगे जाकर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी जो करेंसी है वो भी सिल्वर रुपया के नाम से यहाँ पर इशू कर रहे हैं। ठीक है जी। अब लास्ट में हम बात करते हैं हमारे मेन सोर्स के बारे में, यानी कि आईने अकबरी के बारे में। अब आईने अकबरी इज दी पार्ट ऑफ अकबरनामा। ठीक है जी। तो ये किताब लिखी हुई थी अबुल फजल आलमी ने इन द ईयर 1598। ठीक है, अकबरनामा एक बड़ी कंपोजिट किताब है जिसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको मुगल हिस्टोरिकल नरेटिव देखने को मिलेगा, और जो थर्ड पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम यहाँ पर आईने अकबरी कह रहे हैं। ठीक, अब इस आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो इसके 5 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा मंजिल आबादी, जो कि इंपीरियल हाउस होल्ड और उसके मेंटेनेंस से
रिलेटेड चीजों के ऊपर डील करेगा। दूसरा होगा यहाँ पर सिपाहवादी, जिसमें मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। और तीसरा होगा मुल्कवादी, जिसमें फिजिकल साइड ऑफ द एम्पायर के साथ डील किया जाएगा। चौथा और पांचवा पार्ट होगा, तो चौथे में सोशल और रिलीजन मैटर्स के ऊपर बात करी जा रही है, और पांचवें में अकबर की सेइंग और ऑथर अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन आईने अकबरी हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स नहीं हो सकता इस बात को समझने के लिए, क्योंकि आईने अकबरी में भी अपने साथ साथ कई सारी लिमिटेशंस है। जैसे कि भाई पहली चीज तो क्या देखी गई कि भाई ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मिसगाइड हो सकती हैं। कई सारे एरर देखे जा रहे हैं यहाँ पर टोटलिंग में। जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से किया गया है, कुछ स्पेशल प्रोविंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है एज कम्पेयर टू सभी प्रोविंसेस से डाटा कलेक्ट करने की बेसिस पर, ठीक है जी। और बहुत सारे जो वाइटल पैरामीटर्स जिन्हें जज किए जाने थे उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया है, दे वर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक। तो ये तो बात हुई हमारे इस चैप्टर की। अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं और इसके आंसर आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। सो एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय जमींदार ड्यूरिंग द 16th-17th सेंचुरी इन इंडिया। रेवेन्यू वाज द मेन इकोनॉमिक मेनस्टे ऑफ द मुगल एम्पायर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड, ठीक है। Then what role did women play in the agrarian society? Discuss in detail, ठीक है जी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब ये तो बात रैपिड रिवीजन की रही, अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा वन शॉट देख सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।